Good morning, students. Now, today we will study the particular new topic, that is electric field due to charge distribution. Now, up to now, till now we have studied about the discrete charges, means हमने उस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 या 4 मीन्स ऐसे चार्ज थे, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टडी किया। लेकिन अब किसी एक चार्ज की वजह से नहीं या किसी 2 चार्ज की वजह से नहीं, लेकिन मान लो कि चार्ज पूरे सरफेस पर या पूरी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट लेक्चर में आगे ये 3 टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे, ये कंटिन्यूस की बात हो रही है, यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो उसमें फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें किसी रॉड के बारे में हम स्टडी करेंगे कि मान लो कि कोई रॉड है, तो वो रॉड पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। फिर स्टडी करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस में मान लो कि कोई 2 डायमेंशनल डिस्क है या कोई स्क्वायर शेप है या कोई मीन्स 2 डायमेंशनल कोई शेप है कोई भी, तो उसके सरफेस पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा हमें, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और थर्ड वन इज़ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम कोई 3 डायमेंशनल शेप जैसे कि स्फीयर है या कोई बॉक्स है, क्यूबॉइड या क्यूब, तो जैसे कोई 3 डायमेंशनल शेप है उसमें पूरा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट टर्म हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात होगी। किसकी बात होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को सिंबल है लैम्बडा, तो इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी या तो फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखो इसका इक्वेशन है Q/L, उसको क्या कहेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो यूनिट है, दैट मीन्स 1, और वो पूरी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, सो लैम्बडा को क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी भी उसको बोलते हैं, या तो फिर उसको चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस की अगर बात होती है तो उसमें किसकी बात होगी? लाइन की बात, लेंथ की बात नहीं होगी, एरिया की बात होगी। यहाँ पे क्या है? पूरी लेंथ पर, यहाँ पे पूरी लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि रॉड की बात है, तो रॉड में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए लाइन चार्ज डेंसिटी उसको बोलेंगे। यहाँ पे पूरे एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज Q, तो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 डायमेंशनल शेप नहीं ड्रॉ किया है, लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हम 3 डायमेंशनल शेप की बात करेंगे। जैसे कि स्फीयर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, तो उसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो है रो। सो रो इज़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या उसका नाम है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी, या तो फिर हम कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका नाम है लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल है लैम्बडा, उसको हम चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं। तो इसमें एरिया 1 यूनिट होगा, इसमें वॉल्यूम जो है वो 1 यूनिट होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको लाइन चार्ज डेंसिटी। तो क्लियर? ये 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। ये 1 डायमेंशनल शेप के लिए, ये 2 डायमेंशनल शेप के लिए, और ये 3 डायमेंशनल शेप के लिए। सो
as we know that the line charge density, that means यहाँ पे मैंने 3 डायमेंशनल शेप ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे मैंने क्यूब ड्रॉ किया है तो उस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको, या चार्ज पर यूनिट लेंथ कहते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, या उसको चार्ज पर यूनिट एरिया बोलते हैं, इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, या तो उसको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में हम स्टडी करेंगे। पहले हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको एक रॉड दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे एक रॉड है जिस पर ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस 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 करके जो सारा चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मान लो कि हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं P, तो ये जो चार्ज है पूरा, ये चार्ज की वजह से यहाँ पे पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है KQ बाय R स्क्वायर, मीन्स KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। लीनियरली प्रोपोर्शनल होता, लीनियरली प्रोपोर्शनल मतलब क्या कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के साथ लीनियरली या लीनियर रिलेशनशिप में होता तो सिर्फ अकेला R होता, लेकिन यहाँ पे नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। कैसी रिलेशनशिप है? नॉन लीनियर। कैसे पता चलेगा कि नॉन लीनियर है कि लीनियर रिलेशनशिप है? तो यहाँ पे स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो इसके लिए हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पॉइंट P पर, तो हमें टोटल चार्ज जो है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो कैसे करेंगे इसको पूरे ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पे देखो हमने ले लिया है यहाँ पे एक एलिमेंट, एक DQ करके हमने एक छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है जिसकी लेंथ है कितनी, dx लेंथ है, जिसकी लेंथ dx है, ओके। उसको हमने पॉइंट P से हमने कितने डिस्टेंस पर लिया है, x डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर लिया है, x डिस्टेंस पर। उस एलिमेंट पर चार्ज कितना है, dq है, ओके। अब ये बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, इससे जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, तो इसको हम पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट चार्ज। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये dq नाम का जो एलिमेंट है, यहाँ पे उसकी लेंथ कितनी है, dx है, लेंथ उसकी dx है, और उस पर जो चार्ज है वो कितना है, स्मॉल चार्ज dq है, ओके। और वो पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है ये एलिमेंट, ओके। तो इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, DE, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड DE। तो DE किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल एलिमेंट चार्ज DQ का, जिसको हम पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन इनवर्ड होती, क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर हमें टोटल रॉड का, ये टोटल रॉड जो है उस पर जितना भी चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट P पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट होगा, ओके। ई नेट को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, जिसका चार्ज था DQ,
जिसकी लेंथ है dx, जो पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, और ये एलिमेंट का पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है dE। सिमिलरली हम मान लो कि यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हैं छोटा सा dq, फिर यहाँ पे कोई लेते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे dq चार्ज वाले एलिमेंट कंबाइन होंगे तो ये पूरा रॉड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा रॉड बन जाएगा। किससे बन जाएगा? dq चार्ज वाले छोटे एलिमेंट्स। क्लियर? तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम पहले तो dq जो यहाँ पे जो dq एलिमेंट लिया है हमने x डिस्टेंस पर, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा dE, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। फिर उसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेंज क्या लेंगे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की रेंज हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है? रॉड कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है? रॉड इज़ वेराइंग फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू a प्लस। ये कैसे डिसाइड किया हमने? तो देखो, एलिमेंट रॉड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से, ये लाइन से स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस है पॉइंट P से? कितने डिस्टेंस पर है? a डिस्टेंस पर है। x हमने जो डिस्टेंस लिया है वो वेरिएबल डिस्टेंस है, वो वेरी होता रहता है एलिमेंट के अकॉर्डिंगली। तो मान लो कि देखो, हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते कि मान लो कि कोई एलिमेंट यहाँ पे है, ओके, तो वो कितने डिस्टेंस पर है? x इज इक्वल टू a डिस्टेंस पर है। अब यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट है तो उसका x अलग होगा। सिमिलरली यहाँ पे एलिमेंट है, उसका x अलग होगा। तो जो लास्ट में जो एलिमेंट है यहाँ पे इस पॉइंट पर, तो उसमें कितना डिस्टेंस ऐड होगा? l डिस्टेंस ऐड होगा। और इनिशियल डिस्टेंस कितना था? a था। समझ में आ गया आपको? ध्यान से समझिए, ये जो पॉइंट है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से एलिमेंट स्टार्ट होता है। क्लियर? तो रॉड की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? x इज इक्वल टू a। क्यों x इज इक्वल टू a? क्योंकि ये जो पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पॉइंट P पर, और वो स्टार्टिंग पॉइंट से, रॉड के स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है? a डिस्टेंस पर है। तो उस सिचुएशन में x की वैल्यू क्या होगी? a होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें लेंथ x वेरी होता जाएगा, x वेरी होता जाएगा। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करना है x को। तो लास्ट पॉइंट जो है वो रॉड का, उसका पॉइंट P से कितना डिस्टेंस होगा? तो ये पूरा डिस्टेंस l प्लस ये डिस्टेंस a, तो a प्लस l हो जाएगा। क्लियर? तो स्टार्टिंग x इज इक्वल टू a, रॉड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है x इज इक्वल टू a, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? x इज इक्वल टू a प्लस l पे ख़त्म हो रहा है। क्लियर? तो अब हम पहले तो dq जो एलिमेंट है यहाँ पे, dq चार्ज वाला एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड dE फाइंड आउट करेंगे पहले तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है E इज इक्वल टू, अब हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा इक्वेशन? KQ बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है। ओके, यहाँ पे r की जगह डिस्टेंस क्या है? x है, इसलिए हम r की जगह x स्क्वायर ले सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे x इज़ अ वेरिएबल डिस्टेंस, x इज़ अ वेरिएबल डिस्टेंस, लेकिन ये इक्वेशन आप जानते हैं, ये इक्वेशन जो है E इज इक्वल टू KQ बाय एक्स स्क्वायर, वो कब अप्लाई हो सकता है? जब पॉइंट चार्ज हो तब। ओके, जब पॉइंट चार्ज हो तभी ये इक्वेशन अप्लाई हो सकता है। लेकिन जब रोड था हमारे पास, रोड पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, तब तो कोई पॉइंट चार्ज नहीं था। लेकिन जब हमने DQ एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट, तो उसका चार्ज, ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसका चार्ज कितना है? DQ है। तो DQ क्या होगा? पॉइंट चार्ज होगा। और DQ पॉइंट चार्ज होने की वजह से, DQ पॉइंट चार्ज होने की वजह से हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, KQ बाय एक्स स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट जो है DQ, ये जो स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dx और चार्ज है dq, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है de। तो अब ये इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन,
वो डी के लिए कैसा होगा, ई की जगह हमने ले लिया डी, तो देखो के तो कांस्टेंट है, क्यू हमारा टोटल चार्ज है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मॉल एलिमेंट की, तो स्मॉल एलिमेंट का चार्ज कितना है, डी क्यू है, और डिस्टेंस है वो स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस जो है वो कितना है, एक्स है, पॉइंट पी से कितना है, एक्स है, इसलिए ये एक्स स्क्वायर। ओके, तो डी जो हमारा होगा वो कितना होगा, के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर होगा। स्मॉल चार्ज डी क्यू कैसा चार्ज है, डी क्यू इज अ स्मॉल चार्ज, उसको पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं, और जब पॉइंट चार्ज होगा तब ये इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वी गॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब हमें ई नेट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी छोटी छोटी जितनी भी एलिमेंट है वो सभी का इंटीग्रेशन कर लेंगे, वो सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन। एक डी जो फाइंड आउट किया हमने, वो डी फाइंड आउट करने के बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे डी का, तो हमें टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ओके, तो ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, रॉड कहाँ से कहाँ है, x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू ए प्लस एल तक है, तो ये रेंज होगी x इज इक्वल टू ए से ए प्लस एल तक। सो इंटीग्रेशन इज फ्रॉम ए टू ए प्लस एल, डी की जगह हम रख देंगे ये वाला इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे वेरिएबल जो चीज़ है उसका इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट चीज़ का नहीं होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है डी क्यू कांस्टेंट है, क्योंकि एलिमेंट का जो चार्ज है वो फिक्स है। ओके, के कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, लेकिन हमें अगर इंटीग्रेशन करना है तो हम किसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, dx वाली छोटी छोटी लेंथ वाली, dx लेंथ वाली छोटी छोटी एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास dx होना ज़रूरी है, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब dx फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, तो इसमें रोल आएगा लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्बडा का। तो कैसे करेंगे समझते हैं। देखो, लाइन चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, उसकी डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, सो क्यू बाय एल, ये लाइन चार्ज डेंसिटी। ओके, अब यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट की बात हो रही है, इसलिए क्यू की जगह चार्ज क्या होगा, डी क्यू होगा, और वो जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स है। ये जो स्मॉल एलिमेंट था उसका चार्ज था डी क्यू, और उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, डी एक्स। तो डी एक्स लेंथ है, तो लेमडा यहाँ पे एलिमेंट के लिए लेमडा का इक्वेशन क्या होगा, डी क्यू बाय डी एक्स होगा। तो डी क्यू को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो लेमडा डी एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अब डी क्यू की जगह हम यहाँ पे लेमडा डी एक्स रखेंगे, सो लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास डी एक्स आ गया है, तो डी एक्स हमारे पास आ गया है, तो हम अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे लेमडा कांस्टेंट है, वी नो दैट, तो लेमडा बाहर चला जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है कभी भी। तो अब आप देख सकते हो कि आपको 1/x² का इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है, 1/x² का। तो 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो आपको आना चाहिए, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनको इजीली पता होगा 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो देखो 1/x² जो चीज़ है 1/x², तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -2। ओके, अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर इंक्रीज होती है, पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इंटीग्रेशन में होगा क्या, ये जो पावर है
-2, उसमें एक इंक्रीज़ होगा और जो भी इंक्रीज़ होने के बाद जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी तो -2 + 1 कितना आता है, -2 + 1 कितना होगा, -2 + 1 होगा -1। तो यहाँ पे ये जो चीज़ हो गई वो कैसी हो गई, ये जो चीज़ हुई देखो 1/x², इसको लिखेंगे -2। अब इसमें एक इंक्रीज़ करेंगे, जैसे कि x² होता है तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 होता है। तो इसमें एक इंक्रीज़ हुआ इसलिए ये 3 हुआ और ये जो 3 आया वो नीचे डिवीज़न में आएगा। तो यहाँ पे -2 है, उसमें एक इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, x का -1 होगा और ये -1 नीचे आएगा तो ये माइनस आगे चला जाएगा, ये माइनस आगे चला जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगा माइनस और -x⁻⁻1। x⁻⁻1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। तो 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x। फिर से एक बार समझ लेते हैं कैसे होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे x की पावर 1/x² है, 1/x² है, उसको मैं x की पावर -2 लिख सकता हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो एक पावर इंक्रीज़ होगा, -2 में एक इंक्रीज़ होता है, एक ऐड होता है +1, तो क्या हो जाता है, x का -1 पावर हो जाता है और यही जो पावर है -1 वो नीचे आ जाएगा। अब ये -1 को हम आगे लिख लेंगे तो इसको माइनस को आगे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x का -1। अब x की -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। तो ये 1/x आ गया यहाँ पे, क्लियर। तो अब उसमें रेंज कौन सी है इंटीग्रेशन की, a+l से लेके a तक रेंज है। तो पहले x की जगह क्या रखेंगे, 1 टाइम रखेंगे एक बार x की जगह रखेंगे a+l, तो इक्वेशन हो जाएगा -1/a+l माइनस अब x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे तो -1/a, क्लियर। सब्ट्रैक्शन तो होता ही है, देखो सब्ट्रैक्शन तो होता है जब पहला रखते हैं हम, फर्स्ट वैल्यू रखते हैं जब हम a+l, फिर माइनस करके हम दूसरी वैल्यू रखते हैं तो माइनस तो ये आएगा, फिर a रखने से इसमें a रखेंगे। देखो पहले हम इसमें रखते हैं x की जगह a+l, फिर माइनस होगा, फिर लिखेंगे a, तो -1/a x की जगह, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन हो गया -1/a + l + 1/a। तो 1/a को पहले लिख देते हैं -1/a + l, और आगे का k लैम्बडा तो था ही। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया 1/a - 1/a + l, क्लियर। तो ये तो सिंपल रॉड का एग्जाम्पल था, उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेमी सर्कल का। यहाँ पे जो सेमी सर्कल है, एक सरफेस है सेमी सर्कल टाइप शेप में, तो उसमें पूरा चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरा चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उससे टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ये वाला, जो कितने एंगल पर होगा, थीटा एंगल पर। ये बहुत ही छोटा है लेकिन यहाँ पे इजीली दिख सके हमें, इसलिए थोड़ा बड़ा इंडिकेट किया है। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसकी रेडियस है r और उसका चार्ज है dq, और उसकी जो लेंथ है ये वाली, ये लेंथ जो है, ये लेंथ वो है
dl, तो लेंथ है dl। क्लियर? अब ये जो एलिमेंट है वो कितना एंगल बनाता है, छोटा सा एलिमेंट जो है वो कितना एंगल बनाता है, डी थीटा। जैसे वहाँ पे dx था, यहाँ पे एंगल के फॉर्म में डिस्टेंस वेरी होगा, क्योंकि चार्ज यहाँ से लेके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ऐसा, एक छोटा सा एलिमेंट ऐसा, एक छोटा सा यहाँ पे क्या होगा कि एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे, फिर एक छोटा सा एलिमेंट, सॉरी ये छोटा सा एलिमेंट, फिर ये छोटा सा एलिमेंट, ये छोटा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट छोटे 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 कंबाइन होंगे और उसका इंटीग्रेशन होगा तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। किसकी वजह से? हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे फाइंड आउट करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सेंटर पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, सेंटर पॉइंट पर। तो सेंटर पॉइंट, और चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यहाँ पे सरफेस पर, ये सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो चार्ज का सेंटर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने लिया छोटा सा एलिमेंट dq की लेंथ है dl, और वो वेरी होता है एंगल वाइज, वो एंगल वाइज वेरी होता है, इसलिए डी थीटा। तो देखो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड मीन्स प्लस चार्ज से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो प्लस चार्ज यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा छोटे से एलिमेंट का, उसको हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे। तो डी जो है यहाँ पे एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल। देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, थीटा थीटा। सो ये थीटा एंगल बनाता है, तो उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे हमें, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। ये दोनों एंगल हमें मिल जाएंगे यहाँ पे। क्लियर? सॉरी, ये दोनों कंपोनेंट मिल जाएंगे हमें। अब यहाँ पे देखो हर एलिमेंट का जो डी कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल क्यों होगा अब वो समझते हैं। डी कॉस थीटा क्यों कैंसिल होगा, और डी साइन थीटा जो है वो ऐड होगा। तो वो कैसे होगा वो हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट है, यहाँ पे इस सेक्शन में ऐसा ही सेम एलिमेंट हम इस सेक्शन में अगर ले, ऐसा ही सेम एलिमेंट अगर हम इस सेक्शन में लेते हैं, ओके, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा डी। अब ये डी के दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट डी कॉस थीटा और एक होगा वर्टिकली डी साइन थीटा। तो डी कॉस थीटा एक एलिमेंट का, ये एलिमेंट का जो डी कॉस थीटा है वो इस डायरेक्शन में है, ये एलिमेंट का डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है। तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मान लो कि अगर यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दूसरा एलिमेंट मिलेगा हमें, उसके डी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और डी साइन थीटा ऐड होगा। तो समझ में आ गया? इस सेमी सर्कल में दो पार्ट होते हैं, इस सेमी सर्कल में दो पार्ट होते हैं, एक वाला ये पार्ट और एक वाला ये पार्ट। इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे इस पार्ट में होगा। अब इस पार्ट में जैसे ही कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ई, ये डी इस डायरेक्शन में होगा, डी इस डायरेक्शन में होगा तो उसके दो कंपोनेंट डी कॉस थीटा, ये वाला डी कॉस थीटा और नीचे आएगा डी साइन थीटा। तो डी कॉस थीटा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये और ये, तो ये ऐड हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन वाले ऐड होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का, सभी एलिमेंट का डी कॉस थीटा कैंसिल होगा, डी साइन थीटा ऐड होगा। So d cos theta will be get cancelled from each element
ड्यू टू मिरर एलिमेंट, उसकी मिरर एलिमेंट सामने वाले सेक्शन में होगी, ऑपोजिट सेक्शन में, तो डी ई कॉस थीटा विल गेट कैंसल्ड फॉर ईच एलिमेंट ड्यू टू मिरर एलिमेंट एंड डी ई साइन थीटा विल एड। क्लियर? अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है उसमें हमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसका? डी ई साइन थीटा का, क्योंकि एक्स तो कैंसिल हो गया है, सॉरी कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया है, डी ई कॉस थीटा कैंसिल हो गया है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो यहाँ पे डी ई जो है वो क्या है? स्मॉल चार्ज है, सॉरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी क्यू। डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है। अब डी क्यू की वजह से है तो डी ई को कैसे लिखेंगे हम? डी जो है उसको के डी क्यू बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे वेरी होगा? रेडियस, जो रेडियस है यहाँ पे, क्योंकि चार्ज सेंटर पॉइंट से जो चार्ज है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है पूरा का पूरा, वो आर डिस्टेंस पर है, रेडियस जैसे, रेडियस जितने डिस्टेंस पर है। आप देख सकते हो फिगर में ये जो चार्ज है पूरा, ये वो सेंटर पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर। तो आर सभी चार्ज के लिए फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे आर वेरी नहीं हो रहा है, डिस्टेंस वेरी नहीं हो रहा है, लेकिन एंगल वेरी हो रहा है। इसका एंगल कोई और होगा, इसका एंगल कोई और होगा, इसका एंगल कोई और, तो डी थीटा वेरी हो रहा है। तो जो वेरी हो रहा है उसको हमें लाना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन उसी का होता है जो वेरी होता है। क्लियर? जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे डी साइन थीटा हमने रखा, डी की जगह हमने रखा के डी क्यू बाय आर स्क्वेयर। यहाँ पे रेडियस है वो डिस्टेंस है, और ये साइन थीटा। अब के बाय आर स्क्वायर तो बाहर निकल गया, क्योंकि के कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, क्योंकि सारा जो चार्ज है वो सेम डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? रेडियस जितने डिस्टेंस पर है, इसलिए रेडियस या डिस्टेंस उसको कहेंगे। तो वो कैसा है? कांस्टेंट है। क्लियर? नाउ अब बारी आती है डी क्यू। डी क्यू का इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि डी क्यू जो है वो एक छोटे से एलिमेंट का फिक्स चार्ज है। तो हमें डी क्यू की जगह थीटा के फॉर्म में लाना होगा उसको, डी थीटा के फॉर्म में। डी क्यू को हमें किस फॉर्म में लाना पड़ेगा? डी थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? अगेन लाइन चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। लाइन चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन है लेमडा अपन एल। लेमडा अपन एल है, इसलिए सॉरी लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा का इक्वेशन क्या है? वो है क्यू बाय एल। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डी क्यू चार्ज की, तो ये हो जाएगा डी क्यू, और वो डी क्यू चार्ज वाला जो एलिमेंट है उसकी लेंथ कितनी है? डी एल है, इसलिए लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल। डी क्यू को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो लेमडा डी एल। अब डी एल जो लेंथ है वो भी फिक्स है, क्योंकि डी क्यू जो एलिमेंट था ऐसा, उसकी जो ये लेंथ है वो तो फिक्स ही है, तो डी एल का भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। हमें तो किस में लाना है? डी थीटा के फॉर्म में लाना है, क्योंकि डी थीटा ही वेरी हो रहा है, थीटा वेरी हो रहा है यहाँ पे, इसलिए उस वेरिएबल के फॉर्म में लाना ज़रूरी है। अब वो कैसे लाएंगे? तो उसके लिए आपको मैथ्स का इक्वेशन पता होगा, ये वाला आर्क का। आर्क का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा सभी ने, कि आर्क का इक्वेशन ये कहता है कि अगर ऐसा कोई आर्क है जिसका एंगल है थीटा, और उसकी रेडियस आर है, और उसकी लेंथ कितनी है? डी एल। ये सॉरी थीटा नहीं है, डी थीटा है। ओके, तो ये जो आर है और ये थीटा एंगल है, तो आपकी जो लेंथ है आर्क की मान लो कि ऐसे कोई आर्क है। मैथ्स का इक्वेशन क्या कहता है कि ऐसे कोई आर्क है, उसकी लेंथ है
DL, ये एंगल जो है वो डी थीटा एंगल है और ये रेडियस R है। ये मैंने छोटा सा एलिमेंट ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो ये जो मैथ्स के इक्वेशन के अकॉर्डिंगली DL की लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, R D थीटा होगी, वो आप जानते हैं, ये मैथ्स का इक्वेशन। सो DL इज इक्वल टू R D थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे DL की जगह R D थीटा लिखेंगे तो DQ की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा R D थीटा। तो DQ की जगह आप क्या लिखोगे, लैम्डा R D थीटा लिखोगे, साइन थीटा वहीं पे रहेगा। अब ये लैम्डा R जो है वो कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट, वी नो दैट लाइन चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, ओके। एंड R भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएंगे, R कट हो जाएगा, तो बाहर क्या बचेगा, K लैम्डा अपन R बचेगा और अंदर बचेगा साइन थीटा D थीटा, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि साइन कंपोनेंट ही प्रेजेंट है ना, कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए सारे, ओके। अब यहाँ पे हमें जो इंटीग्रेशन करना है एंगल का, हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, एंगल का। तो एंगल कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है वो हमें देखना है। तो एंगल यहाँ पे वेरी हो रहा है 0 से लेके पाई तक। कहाँ वेरी हो रहा है, ये पूरा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0 से लेके पाई तक। तो इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना होगा, साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे वो होगा 0 से लेके पाई तक। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, वी नो दैट साइन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा। अब एक बार पाई रखेंगे माइनस, एक बार 0 रखेंगे, तो वी विल पुट पाई इंस्टेड ऑफ थीटा। तो थीटा की जगह हम पाई रखेंगे वहाँ पे और थीटा की जगह 0 रखेंगे। सो कॉस पाई, ये माइनस तो था ही, फिर माइनस करके माइनस कॉस 0, ओके। कॉस पाई की वैल्यू है -1, कॉस पाई की वैल्यू है -1 और आगे माइनस है, तो -1, फिर ये वाला माइनस, ओके, फिर ब्रैकेट में बाहर ये माइनस और cos 0 की वैल्यू है 1, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ये cos पाई की वैल्यू माइनस, उसके आगे माइनस मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 1, cos 0 की वैल्यू 1, ओके, और उसके आगे माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 2। तो इक्वेशन आ गया 2k लैम्डा अपन R। तो आपका ई नेट कितना आया, ई नेट आपको मिला 2k लैम्डा अपन R मिल गया आपको। क्लियर? तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल है क्वाड्रेंट वाला। क्वाड्रेंट वाला हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया, तो वो सेमी सर्कल जैसा ही है, लेकिन फ़र्क इसमें इतना होगा कि इसमें कॉस कंपोनेंट कैंसिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखो कि यहाँ पे सिर्फ अकेला एक ही एलिमेंट है ऐसा, मीन्स एक ही सेक्शन है ऐसा, ओके। उसका मिरर सेक्शन यहाँ पे नहीं है। मिरर सेक्शन होता तो ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट पूरा, उसका मिरर एलिमेंट यहाँ पे होता और उसके कॉस कंपोनेंट दोनों ऑपोजिट होते तो वो कैंसिल होते। लेकिन यहाँ पे कोई भी मिरर एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही सेक्शन है, इसलिए कॉस कंपोनेंट कैंसिल नहीं होंगे। ये थीटा एंगल पर है। देखो आपको लैम्डा की वैल्यू उसमें पता है कितनी है। फर्स्ट ये वाला जो एग्जांपल था उसमें लैम्डा की वैल्यू अब हमें पता होनी चाहिए। ये वाला जो एग्जांपल था उसमें लैम्डा जो था वो कितना था, लैम्डा था वो इक्वेशन है Q बाय L, लेंथ, लाइन चार्ज डेंसिटी। लेकिन लेंथ यहाँ पे जो है वो कितनी है, तो हेमिस्फीयर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, ये पूरी लेंथ कितनी है,
तो ये इसका सर्कमफेरेंस जितना लेंथ होगा। सर्कमफेरेंस कितना है सेमी सर्कल का? सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस है पाई आर। क्यों? क्योंकि अगर सर्कल होता तो उसका होता 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे सेमी सर्कल है इसलिए उसका पाई आर। तो ये लेम्डा का इक्वेशन था इस एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो है क्वाड्रेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्वाड्रेंट की। तो इसमें छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, दिख रहा है आपको छोटा सा एलिमेंट, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट आपको दिख रहा होगा जिसकी चार्ज है DQ और लेंथ है DL। कितना एंगल बनाता है वो d थीटा, रेडियस कितनी है r है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, वो कितना एंगल बनाएगा? थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, DE cos थीटा और दूसरा आएगा DE sin थीटा। अब यहाँ पे जो लेम्डा होगा वो चार्ज अपन यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है? इतनी। ये क्या है? ये क्या है उसका लेंथ? अगर बात करें लेंथ की तो ये जो इसका सर्कमफेरेंसिस आएगा, सर्कमफेरेंसिस कितना है इस क्वाड्रेंट का? तो पाई r/2 होगा सर्कमफेरेंसिस। तो यहाँ पे लेंथ कितनी आएगी? पाई r/2। सर्कल होता तो 2 पाई r, सेमी सर्कल होता तो पाई r और क्वाड्रेंट होता तो पाई r/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो लेम्डा होगा 2q अपन पाई r। ओके, तो यहाँ पे आपके दो कंपोनेंट हैं। जो x डायरेक्शन में cos कंपोनेंट मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, उसके दो कंपोनेंट हैं। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो DE cos थीटा है, वो x डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम? EX। ये y डायरेक्शन में है DE sin थीटा, इसलिए वो EY। तो हमें क्या करना पड़ेगा? EX फाइंड आउट करना पड़ेगा, EY भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और EX और EY फाइंड आउट करने के बाद हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? √EX² प्लस EY²। तो अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो आपको x कंपोनेंट जितने भी अलग अलग एलिमेंट है छोटे छोटे, उन सभी का x कंपोनेंट जो है वो DE cos थीटा है और उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। y कंपोनेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको DE sin थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और जब आपके पास EX और EY दोनों आ जाए तो उसका अंडर रूट करके आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो फाइंड आउट करते हैं उसको। तो यहाँ पे DE cos थीटा है। अब आप जानते हो कि आपको DE की जगह पॉइंट चार्ज, DE जो है वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? स्मॉल एलिमेंट का। तो उसका जो चार्ज होगा DE का, तो DE को हम कैसे लिखेंगे? वो DE पॉइंट चार्ज हुआ ना वो, क्योंकि DQ जो है एलिमेंट का जो चार्ज है वो DQ है। DQ कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। हमने फर्स्ट एग्जांपल में ही देख लिया, छोटे से एलिमेंट का कोई भी चार्ज होता है वो पॉइंट चार्ज होता है, क्योंकि वो स्मॉल एलिमेंट होता है। इतना स्मॉल होता है कि वो पॉइंट चार्ज जितना दिखता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्लियरली देख सके इसलिए हमने उसको थोड़ा बड़ा दिखाया है, लेकिन वो होता बहुत ही छोटा है। कंटिन्यूस है ना, इसलिए इतने फैले हुए होते हैं पास कि उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और कंटिन्यूस चार्ज के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो DE है तो वो पॉइंट चार्ज हुआ, तो उसकी वजह से KQ/R² इक्वेशन होगा। अब DQ कांस्टेंट है तो DQ जो है लेम्डा के इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या है? DQ/dL। स्मॉल जो एलिमेंट है ये वाला स्मॉल एलिमेंट है, उसका चार्ज है DQ और लेंथ है DL। तो इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी जो होगी लेम्डा, वो कितनी होगी? DQ/dL। तो DQ को सब्जेक्ट बनाएंगे तो लेम्डा DL हो जाएगा। अब DL की जगह आप जानते हो कि DL, मैंने आगे के एग्जांपल में समझाया कि DL अगर आपको
फाइंड आउट करना है तो डीएल कैसे करेंगे, तो ये छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पे, ओके, उसका एंगल कितना है, डी थीटा है, रेडियस आर है, तो ये डीएल जो लेंथ है उसका इक्वेशन होगा आर डी थीटा। क्लियर? तो आपको डीएल की जगह क्या लिखना है, आर डी थीटा लिखना है। सो डीएल की जगह लिखेंगे आर डी थीटा, के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर और आर कट हो जाएंगे, तो डी का इक्वेशन बचिएगा के लेमड़ा डी थीटा बाय आर। तो डी की जगह आप ये लिख सकते हो, तो हम ये रिप्लेस करते हैं के लेमड़ा डी थीटा बाय आर। तो के लेमड़ा डी थीटा बाय आर रख दिया हमने डी की जगह। अब इसमें के लेमड़ा और आर कॉमन कांस्टेंट है, इसलिए वो बाहर निकल गए, तो बचा क्या, कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा। अब यहाँ पे एंगल जो है वो वेरी हो रहा है, डी थीटा वेरी हो रहा है, तो डी थीटा जो है वो वेरी हो रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये डी थीटा का। तो एंगल कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है। ये पूरा क्वाड्रेंट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2 तक ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा एंगल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें 0 से लेके π/2 तक। तो 0 से लेके π/2 तक हमने इंटीग्रेशन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे cos थीटा का इंटीग्रेशन है sin थीटा π/2 0। वैल्यू रखेंगे, एक बार रखेंगे sin π/2, दूसरी बार रखेंगे sin 0। तो ये रखते हैं हम यहाँ पे, के लेमड़ा अपन आर साइन π/2 माइनस साइन 0। साइन π/2 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 1 आ जाएगा। पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या होगा, 1। तो आंसर क्या आएगा, के लेमड़ा बाय आर आ जाएगा। तो वो आपका ई एक्स कॉम्पोनेंट आ गया, क्योंकि ई एक्स में आपने किसका इंटीग्रेशन किया, डी ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट का। अब आप ई वाई फाइंड आउट करोगे, तो ई वाई फाइंड आउट करने के लिए डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, डी ई साइन थीटा में हमने डी की जगह क्या लिखना है, डी की जगह हमें लिखना है ये वाला टर्म यहाँ पे जो है वो के लेमड़ा डी थीटा बाय आर है, वो लिखना है यहाँ पे। तो डी ई की जगह हम लिखेंगे के लेमड़ा डी थीटा बाय आर, और ये साइन थीटा, के लेमड़ा बाय आर बाहर निकल गया, साइन थीटा डी थीटा, और वैल्यू है 0 से लेके π/2। तो यहाँ पे हमने थोड़ी गलती की है, यहाँ पे थोड़ी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, तो के लेमड़ा अपन आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा π/2 0। अब कॉस π/2 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस π/2 माइनस एक 0 रखेंगे कॉस 0, तो ये पूरा ब्रैकेट है। तो कॉस π/2 तो उसकी वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ओके, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। आपका इंटीग्रेशन जो होगा साइन थीटा का वो होगा माइनस कॉस थीटा
वैल्यू होगी π/2 से लेके 0 तक। तो एक बार हम रखेंगे π/2 माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस थीटा की जगह 0। क्लियर? तो cos π/2 होगा आपका 0, ये माइनस माइनस प्लस और cos 0 की वैल्यू 1, तो ब्रैकेट की वैल्यू होगी 1। तो 1 आएगी तो बचेगा क्या, ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा 1। ये मैंने थोड़ी गलती की है, यहाँ पे आपको cos थीटा करने के बाद वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो साइन की जगह यहाँ पे आएगा cos और यहाँ पे भी cos आएगा। तो आंसर आपका आएगा k λ/r। तो आपका EY भी कितना आया, k λ/r आ गया। ओके, तो जो आपका EX था, EX आपका कितना था, EX आपका आया k λ/r, EY आपका आया k λ/r। तो ये दोनों की वैल्यू सेम है। तो EX इज इक्वल टू EY इज इक्वल टू k λ/r, उसको मैं E बोल देता हूँ। तो मुझे अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड आउट करना था, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि √EX² प्लस EY² होगा। अब इसमें मैं रखता हूँ वैल्यू, इसमें मैं वैल्यू रखूँगा EX की। EX और EY की वैल्यू मैंने कितनी एज्यूम की है, यहाँ पे E एज्यूम की है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे EX EY इज इक्वल टू E है। तो EX² की जगह E², EY² की जगह भी E²। तो अंडर रूट में 2E² आएगा, 2E² आएगा तो उसको कैसे लिखेंगे, E² का रूट होगा E और 2 का रूट होगा √2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E√2 आ जाएगा। क्लियर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E√2 आएगा। अब E की वैल्यू कितनी है आपको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E यहाँ पे है, यू कैन सी हियर E इज इक्वल टू k λ/r। तो मैंने E√2 में E की जगह k λ/r रख दिया, तो k λ/r इंटू √2 क्या हो जाएगा हमारा, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वैल्यू आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब हमें अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो कहाँ पे होगी, तो देखो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे कि ये क्वाड्रेंट था, क्वाड्रेंट में ये एलिमेंट था ऐसे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा था, उसके दो कंपोनेंट EX थे, EY थे। EX की वैल्यू भी E है और EY की वैल्यू भी E आई। तो वो दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे होगा। कितने डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे। और वो कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E√2। वो तो हमें पता है उसकी वैल्यू कितनी है, E√2 है। समझो यहाँ पे E√2 उसकी मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन जो है वो कितनी होगी। तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें उसके दोनों कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, EX I कैप और EY J कैप। EX किस डायरेक्शन में है, EX हमारा जो है वो इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव X डायरेक्शन में, इसलिए उसकी वैल्यू कैसी आएगी, माइनस EX की वैल्यू तो हमें पता है कितनी आई, k λ/r आ गई। ओके, EY किस डायरेक्शन में, नेगेटिव Y डायरेक्शन में, इसलिए वो भी आएगा माइनस, वो भी कैसा आएगा, माइनस k λ/r J कैप। क्या होगा, J कैप। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन मिल गई है ऐसे। हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए दो कंपोनेंट हैं, एक है EX I कैप और दूसरा है EY J कैप। EX की और EY दोनों की वैल्यू कितनी है, k λ/r। ये वेक्टर रखने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, यहाँ पे
हमने यूनिट वेक्टर रख दिया है, यूनिट वेक्टर रख दिया इसलिए ये वेक्टर नहीं आएगा। तो ये कंपोनेंट दो होंगे ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप। ई एक्स की वैल्यू है के लेमडा अपन आर, लेकिन ई एक्स किस डायरेक्शन में है, उसका जो यूनिट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है ई एक्स का, तो ई एक्स का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में था, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ई वाई जो था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन हुई, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हुई, तो ये भी माइनस आएगा। क्लियर? तो ये हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की। यहाँ पे आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करने की ज़रूरत अभी नहीं है, अभी सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको यहाँ तक स्टॉप हो जाना है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया ना के लेमडा अपन आर इंटू √2, वहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ किसका, क्वाड्रेंट का। तो आज के लिए इतना ही। आपको लाइन चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लाइन।